तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे आंसर को बच्चा पार्टी जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सर आपको भी पता होना चाहिए कि वो प्रतिकर्षित करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात ध्यान में रखोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करेंगे और बच्चों सारा का सारा बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा। देखो, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया गया है, लेकिन बच्चों किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। देखो, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कूलम होता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत आवेश का विमा भी तो पूछ सकता है। सर हम लोगों ने क्या पढ़ा, I बराबर Q अपॉन T पढ़े हैं। हमें चार्ज का निकालना है, तो Q बराबर क्या होगा बच्चों, I इंटू में T होगा, यानी कि धारा का एम्पीयर हुआ, टाइम का टाइम। ये बच्चों क्या हुआ, ये आवेश का विमीय सूत्र हुआ, और ये कूलम जो हुआ ये इसका मात्रक हो गया। दोनों को एकदम याद रखना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा। बच्चा पार्टी बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि ये सब मैंने कई बार करा चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। बच्चों कूलम मत लगाना, यहाँ पे जूल होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जूल होता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं जूल होगा। फिर देखो यहाँ पे अगर पूछे 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा सर, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 10⁻⁻⁹ यहाँ पे 9 जूल हो जाता है। ये सब याद रखोगे, यहाँ पे माइनस मत लगाना, ये 9 जूल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। फोर्थ नंबर सवाल है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। बताओ बच्चों, जिसे परमिटिविटी कहते हैं, जल्दी से बताओ एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। सबको पता होगा सर, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सर ये क्या है, C² n इनवर्स m इनवर्स 2। तो बच्चों हम लोगों ने निकालना सीखा था ना, F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R², इससे निकाले थे ना। F बराबर क्या हुआ था बच्चों, K इंटू Q1 Q2 बाई R² हुआ था। सर यहां से अगर निकाले थे तो हमारा हुआ था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे R² हो गया था। हमें निकालना क्या है सर, हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है। तो फोर्स का हम न्यूटन निकाल सकते हैं ना। देखो फोर्स का हम न्यूटन लिख देंगे, या फिर हम एप्सिलॉन नोट को ही एक बार इधर कर लेते, का बार बार करना, यानी कि एप्सिलॉन नोट को इधर कर लो बच्चा पार्टी। बराबर में क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नोट, फोर्स का न्यूटन यहाँ पे लिख लो, गुना में चार्ज गुना क्या होगा, चार्ज का स्क्वायर होगा, बटा में क्या होगा, ये दूरी का है तो मीटर में लिख लो, तो गुना में मीटर स्क्वायर लिखो बच्चों, यहाँ पे लिख लो C² हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो n इनवर्स हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m इनवर्स 2 होगा। क्या इससे मिलता जुलता है क्या बच्चा पार्टी, देख रहे हो ना, इसी से मिलता जुलता है। यानी कि ये किसका मात्रक है बच्चों, एप्सिलॉन नोट का मात्रक, यानी कि परमिटिविटी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। याद रखोगे, जितना भी अलग से समझाते जा रहे हैं, एकदम इस क्लास को पूरे ध्यान से देख लो बच्चों, यहीं से हमारा सारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है। बताओ बच्चों कौन सा कथन है जो सही है। आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल है सर। चार्ज जो होता है ये क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये आवेश संरक्षित होता है, बिल्कुल होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। इनमें से सभी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों यहां से 2 नंबर में भी प्रश्न पूछेगा कि आवेश के मूल गुणों को लिखे, आप लिखोगे आवेश एक अदिश राशि है,
आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। बच्चों ये सब याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, जस्ट हमने बताया विद्युतशीलता का, लेकिन यहाँ पे दूसरा मात्रक पूछ दिया गया। सर ये भी एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन विद्युतशीलता का जो मात्रक पूछा वो दूसरा हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, विद्युत धारिता के लिए क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। सर यहां से करते हैं तो ये देखो धारिता का क्या होता है, फैराड होता है। सर ये एप्सिलॉन नॉट है तो इसी को निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट लिखो, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, दूरी है तो मीटर में लिख लो, 1 मीटर से 1 मीटर गया। और बच्चों हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, फैराड पर मीटर हो जाएगा। ये मिलता जुलता है क्या बच्चों किसी से, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्या क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है। और बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप लोग सबसे पहले लाइक करोगे, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लो। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो, तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे तैयार रहिएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा आपके सामने। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई बराबर क्या होता है, सर एफ अपॉन क्यू होता है। यहां से निकाल लेंगे क्या होगा, देखो फोर्स का हमारा क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, एम एल टी इनवर्स 2 बटा में चार्ज का 80 हुआ, इसे निकालेंगे, एम एल होगा और टी इनवर्स 3 होगा, और यहाँ पे ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख दो। देख लो ये कौन सा है बच्चों, ये वाला हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी अगर निकालना जान गए तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने प्रश्न, बताओ विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती होती है। बताओ बच्चों विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किसके समानुपाती होती है, बच्चों लगा दो। तो हम लोगों ने पढ़ा है ई समानुपाती 1/r क्यूब के, यानी कि इसको ऊपर करे तो ई समानुपाती क्या होगा, आर इनवर्स 3 के। बच्चों देख लो ये किससे मिलता है, बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा। 9 नंबर सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है। सबसे पहले तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पहले निकालना पड़ेगा, फाई बराबर क्या होता है सर, ई इंटू ए होता है। यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, ये तो मात्रक विद्युत फ्लक्स का होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बच्चों वोल्ट इंटू मीटर भी बच गया, यानी कि विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक है, ये भी है, लेकिन ये वेबर नहीं आता है बच्चों। वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ना। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। देखो एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको, एक विद्युत क्षेत्र जो है किसको विक्षेपित कर सकता है, तो सर ये अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो जी 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। सर विशिष्ट प्रतिरोध है जिससे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है, R बराबर रो L बाई ए होता है। अगर रो निकाले तो रो बराबर क्या होगा, R A बटा में सर L हो जाएगा। R क्या है सर, ओम हो जाएगा, और ये एरिया है तो गुना में कौन सा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई का मीटर लिख लो, मीटर से मीटर गया तो बचा कौन सा सर, ओम इंटू मीटर बचा। देख लो किस ऑप्शन में ओम मीटर, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप को बढ़ाएंगे बच्चों तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, सीधे रूप से बढ़ जाएगा ना। अगर अर्ध चालक होता तो घट जाता, लेकिन यहाँ पे चालक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चों आंसर को भी लगाते चलना है। 14 नंबर सवाल देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, और ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है बच्चों। बताओ विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है। P बराबर
बराबर क्या होता है, V इंटू सर I होता है। V यहाँ पे देखो P बराबर फिर से लिखेंगे V है और ओम के नियम से यहां से करते तो गुना में V बाई R हो जाएगा, यानी कि V इंटू V बराबर V स्क्वायर बटा में कौन सा R। देख लो बच्चों कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पावर पूछा गया बच्चों, यहाँ पे देखो शक्ति है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल। आज बच्चा पार्टी पूरे मजा आने वाला है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज के इस क्लास में कवर किया है। देखो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, ये किरचॉफ साहब का पहला नियम कहा था यही ना, कि समेशन I बराबर 0 होता है, यही वाला है ना बच्चों, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा होगा, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या 15 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। देखो ये रहा आपके सामने प्रश्न कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहां पर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर शून्य होता है कहां पर बच्चों, तो ये शून्य होता है चुंबकीय ध्रुव पर। कहां पर बच्चों, चुंबकीय ध्रुव पर शून्य होता है। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित पदार्थ कौन सा होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु जो होता है वो नरम लोहा होता है। कौन सा सर, सॉफ्ट आयरन होता है। 18 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा, अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है। अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान बच्चों म्यू इज लेस देन 1 होता है, और लौह चुंबक के लिए म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। ये लौह चुंबकीय है और ये अणुचुंबकीय, यानी कि 1 से कम हो जाएगा ना बच्चों। 19 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, बस लगाते चलो आंसर को, याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा आपके सामने, और ये प्रश्न हमने कई बार बता भी चुका है, इसलिए आप इसको गलत नहीं करोगे। देखो लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज साहब का नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर ए होगा 20 का। चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। आप लोग बता दो, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होगा बच्चों, ये शून्य हो जाता है। कितना होता है सर, शून्य होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल। देखो जब तक आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिला ना दे तब तक बच्चा पार्टी हम चैन से बैठने वाले नहीं है। देखो किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है, क्या संभव बच्चों, ये दिष्ट धारा इसमें संभव नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल। देखो 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। बताओ बच्चों, सबसे पहले आंसर देना शुरू कर दो। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसी टाइप से ध्वनि तरंग वाला आया था, लेकिन अब की बार कुछ घुमा के है। इसमें बताओ निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बताना है आपको क्या होगा, वो अल्फा तरंगे होता है जो कि नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बच्चों बता दो कैसा होता है, तो वो होता है काल्पनिक एवं उल्टा। कैसा होता है सर, काल्पनिक और उल्टा होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल देखो, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। बताओ बच्चों, कौन सी घटना है जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। वो ध्रुवण होता है क्या बच्चों, पोलराइजेशन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल। देखो पूछा जा रहा है, बताओ बच्चों ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण कोण के बीच का जो तल होता है बच्चों वो कौन सा होता है, बता दो। 26 नंबर सवाल आपके सामने है, वो 0 डिग्री का होता है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। ये रहा आपके सामने, बता दो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है बच्चों। बता दो अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक होता है बच्चों, जल्दी से बता दो कौन सा होगा। 2 गुना होता है, सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर कौन सा होगा, 27 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब
बताओ। 28 नंबर सवाल है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कौन सा होगा? वो हमारा होता 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल का जवाब लगा तो चलो। देखो बच्चा पार्टी, देखो ये रहा पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। पी टाइप का अर्धचालक, आप ये मत लगा देना धनात्मक आवेशित, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये उदासीन होता है बच्चों। राइट आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसा होता है? नेचुरल होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ बच्चों। देखो पूछा जा रहा है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत क्या होता है? बताओ बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत क्या होता है? तो वो भी सीधे रूप से क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल देखो। 31 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई कौन सी है? बताओ बच्चों क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है एक्स एल बराबर सर ओमेगा एल होता है। इसी से निकालते हैं तो हमारा ओम निकल जाएगा। 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? तो ये गोलीय तरंगाग्र का भाग है। किसका भाग है बच्चों? गोलीय तरंगाग्र का। 32 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, और यह भी प्रश्न हमने कई बार बता चुका है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। देखो बच्चों, आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। देखो निकट आए तो आप लगाओगे अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि दोष हो उत्तल लेंस, अगर आए ये कौन सा, ये हमारा अगर पूछे जरा दृष्टि दोष तो ये हमारा बाइफोकल लेंस होता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस हमारा प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो। 34 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये है, बताओ बच्चों, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? यहां पे देखो बच्चों, समझने वाली बात यह है कि यहां पर समांतर क्रम दिया गया है, यानी कि C प्लस C कौन सा होगा बच्चों? C1 प्लस C2 बराबर कौन सा होगा? मतलब 2C कह सकते हो। राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल का जवाब ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 34 का बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताना है, यह भी कोई आसान सा सवाल है बच्चों। देखो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या होता है? E बराबर, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस का dV अपॉन dx पढ़े हैं, तो x की जगह हमारा r दिया गया, कोई बात नहीं बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 36 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है? बच्चों यहां से 2-3 प्रश्न बन जाता है। ऐसे अगर पूछे किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, जबकि विद्युत विभव का मान जो होता है बच्चों क्या होता है? समान होता है, सभी जगह समान रूप से वर्तमान होता है, यानी कि यहाँ पे विभव पूछा एक समान होता है। राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताओ विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? सर वो होता है W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा। लेकिन बच्चों अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र हो और चुंबकीय द्विध्रुव में घुमाने में किया गया कार्य पूछे, वो हमारा होता है W बराबर MB1 माइनस कोस थीटा। W बराबर MB1 माइनस क्या होता है सर? कोस थीटा होता है। ये भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये किसके लिए होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को यानी कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? हमने क्या बताया है? अगर जब किसी वस्तु को हम ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान
बढ़ेगा और जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा। यहाँ पे ऋणावेशित हो रहा है तो बच्चों बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल थोड़ा सा डायमेंशनल वाला है, बस निकालना सीख जाओ बच्चों। विद्युत विभव की विमा क्या है? द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि बच्चों विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है शायद। तो V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है सर। V बराबर W अपॉन तो Q हो गया। यहां से निकाल लो ना बच्चों। ML2 हुआ, T इनवर्स 2 हुआ, अब बटा में चार्ज का क्या होगा सर? AT हो जाएगा। यहां से हम लोग निकाल लेंगे ML2 हुआ, T इनवर्स 1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हुआ और ये हो जाएगा A माइनस 1। यानी कि बच्चों देख लो किस ऑप्शन से मिलेगा ये वाला आंसर। हमें तो लगता है कि सर 39 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, एक बार लगा दो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी अच्छे से मिलाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताना है आप लोगों को एक समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। बच्चों यहां से अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक समविभवी पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। यहाँ पे वर्क डन नहीं होता है बच्चों, यानी कि शून्य होता है। सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, अल्फा क्षय के दौरान कौन सा कण उत्सर्जित होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अल्फा कण के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा है वही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्या होगा। तो अल्फा कण के लिए कौन सा होगा? हीलियम का नाभिक हो जाएगा। क्या होगा सर? हीलियम का नाभिक उत्सर्जित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ किसी नमूने को, बताओ बच्चों किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। बड़ा आसान सा सवाल है सर। अर्ध आयु कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 43 नंबर सवाल है, नाभिक की स्थिरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। बताओ बच्चों क्या होगा। नाभिक की स्थिरता मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो यह होती है प्रबल नाभिकीय बल के कारण। सही आंसर सी होगा। क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 44 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बच्चों यहां से पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा भी जा चुका है, अब की बार बच्चों लगा दो क्या होगा सही आंसर। न्यूट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे या फिर प्रोटॉन पूछे। इलेक्ट्रॉन का पहले बताओ और प्रोटॉन का। सभी बच्चे अगर चैट सेक्शन में बताओ बच्चा पार्टी, पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। जल्दी जल्दी से। तो ये किया था टॉमसन साहब ने। किसने किया था सर? टॉमसन ने किया था। और ये किसने किया था सर? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड साहब ने ये किया था। और इसका किसने किया था सर? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक साहब ने। करेक्ट आंसर सी होगा। 44 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन कहलाता है नाभिकीय संलयन। कौन सा बच्चों? नाभिकीय संलयन कहलाता है। और याद रखना एक बार पूछा गया था कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन से। ये भी याद रखोगे। चलो 46 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। पूछा जा रहा है आप लोगों से बच्चा पार्टी बता दो, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु नाभिक के निर्माण में शामिल नहीं होता है। वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कौन सा कण है बच्चों? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 46 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। 47 नंबर सवाल का जवाब, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। बच्चों हमने क्या बताया था? आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध ई बराबर क्या होता है सर? mc² होता है। यही वाला तो पूछा गया ना। किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। ये रहा, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं ये बताओ। जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी लगाते चलो आंसर को। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो हमने क्या बताया था? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि ए बराबर क्या बताए थे? ए बराबर जेड प्लस में एन, यही वाला ना होता है सर। यानी कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का नाभिक बना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
49 नंबर सवाल देखो, परमाणु में ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं? परमाणु में ऊर्जा स्तर परिमित होते हैं। परमाणु में ऊर्जा स्तर कैसे होता है सर? परिमित होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताना है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति बच्चों ट्रांसवर्स होती है। याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 51 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब देखो, ऊपर था प्रकाश तरंगों की जो कि हमने अनुप्रस्थ लगाया, और अगर ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य लगा देना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर बच्चों प्रकाश तरंग पूछे तो अनुप्रस्थ लगाना है, और अगर ध्वनि तरंग पूछे तो अनुदैर्ध्य लगा देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तीव्रता होता है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो वो हमारा तीव्रता होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है सर। कितना होता है? 10,000 ओम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों। देखो, चुंबकीय फ्लक्स एक कौन सा सदिश राशि होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फाई बराबर बी इंटू ए। सर ये बी क्या होता है? बी हमारा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर करते हैं तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। गुना का गुना लिखेंगे, एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया तो बचा कौन सा सर? वेबर बचा, और हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा बचा सर? वेबर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, कि एक वेग चयनकर्ता में एक आवेशित कण के अपरिवर्तित रूप से गुजरने की शर्त कौन सी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दो। ये बुक वाला ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, इससे डर गए तो फिर हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? भी बराबर ई बटा बी पढ़े हैं। भी बराबर क्या पढ़े? ई बाई कौन सा पढ़े? ई बाई कौन सा होगा सर? बी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है सर? अगर हम ई निकाले, क्योंकि ई बराबर दिया गया है तो यहां से गुना कर लो। ई बराबर क्या होगा? भी इंटू बी हो जाएगा। यही वाला ना होगा बच्चों। राइट आंसर हमें लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 56 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा को ऐसे हम लोग गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी मापते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर नहीं एमीटर दिया गया, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। 57 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। कौन? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जो प्रभावित नहीं होगी वो उसका नाम बताओ। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें या फिर एक्स किरणें? बच्चों 57 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप आंसर लगाए हो सर वो एक्स किरण होता है। क्या होता है सर? एक्स किरण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों। पूछा जा रहा है, बताओ एसी धारा के वोल्टेज को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? एसी बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के लिए पूछा गया। कौन सा सर? ट्रांसफॉर्मर होता है ना, पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय पारगम्यता की क्या इकाई है? चुंबकीय पारगम्यता की क्या इकाई होगी सर? हेनरी पर मीटर होता है। कौन सा सर? ऐसे करके कभी कभी ऐसे भी दिया रह सकता है, HM इनवर्स, तो बच्चों ये भी याद रखोगे। पहले बच्चा पार्ट ये हमें बताओ कि 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी होता है? जल्दी से हमें चैट करके बताओ कि 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी हो जाएगा। जल्दी से बच्चा पार्टी, हम देखना चाहते हैं क्या लगाते हो आप लोग। वो होता है 10 टू दी पावर क्या होता है सर? वो हमारा हो जाता है 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी हो जाता है। यही वाला ना होता है सर? राइट आंसर जो होगा वो तो हम लगा ही देंगे। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ। खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है। बताओ बच्चों, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है किसका? तो बड़ी फोकस लंबाई का। किसका बच्चों? बड़ी फोकस लंबाई का होना अति आवश्यक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 बच्चा पार्टी पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस क्लास में। देखो, 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है? ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर नहीं लगाओगे क्या एग्जाम में आ जाए तो? क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9 और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होता है। चलो
62 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को ही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी कि बच्चों E/m का अनुपात होता है। E/m देखो यहां से करते हो तो ये चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होता है और बटा में द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 और kg होता है। यानी कि बच्चों इसका मात्रक से आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर में kg और ये ऊपर में कूलम और नीचे में kg, ऊपर में कूलम और नीचे में kg, यानी कि यही वाला होगा क्या बच्चों, क्योंकि इसका जो है दोनों को मिलाने पर ये होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम प्रति kg होता है। कितना होता सर कूलम प्रति kg होता है। नहीं बच्चा पार्टी एक मिनट, यहाँ माइनस से माइनस अगर काट दे तो हमारा तो लगता है कि ये प्लस में होगा ना बच्चों। लगा दो क्या होगा जल्दी से बता दो। हमें तो लगता है कि 10⁻11 कूलम प्रति kg होता है। याद रहे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। 63 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, भूल मत जाना। 64 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। बच्चों बता दो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 64 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल का जवाब लगाओ और बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। बच्चों एकदम आसान मतलब दिया गया, बताओ एकदम आराम से पढ़ो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में कौन सा नियम है जो प्रयुक्त होता है। 65 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों, कौन सा हो जाएगा। वो होता है फ्लेमिंग साहब का दक्षिण हस्त नियम। करेक्ट आंसर ए होगा 65 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, विषुवत रेखा पर नतिकोण कितना होता है। विषुवत रेखा है 0 डिग्री लगाना है। विषुवत रेखा है 0 डिग्री, लेकिन बच्चों ध्रुव पर पूछे तो वो 90 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यही होगा प्रश्न। बताओ ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होगा। देखो ये विषुवत रेखा हो 0 डिग्री, ध्रुव पर पूछे 90 डिग्री, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं क्या होती है। पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं कैसी होती है बच्चों, बता दो। 68 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर वो हमारा कौन सा होगा। 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो फटाफट से बच्चों। आप लगाओगे सर समांतर एवं सरल रेखीय होता है। करेक्ट आंसर ए होगा 68 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी। हमने क्या बताया बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी, लोहा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल कैसा होता है। उदासीन बिंदु पर परिणामी बल जो होगा बच्चों वो शून्य होता है। उदासीन बिंदु पर परिणामी बल कैसा होता है सर, शून्य होता है। 70 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। जस्ट हमने बताया बच्चों, इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है सर, सदिश राशि होता है। जस्ट हमने बताया ना, म्यू बराबर क्या होता है I इंटू ए होता है। यहाँ पे करते हो बच्चों, बताओ कौन सा होगा। यहाँ पे धारा का एम्पियर हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। अगर धारा घनत्व होता तो वो I बटा ए होता है, लेकिन यहाँ पे I गुना ए आए तो मतलब समझ लो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है। 71 का क्या लगाओ बच्चा पार्टी, एक बार देख लिया जाए आप लोगों का आंसर। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 72 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष इसकी भौगोलिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है। बताओ बच्चों, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष इसकी भौगोलिक अक्ष से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है। 72 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लगभग में 14 डिग्री का कोण बनाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो ऑक्सीजन क्या होता है सर, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, याद रहे बच्चों, ऑक्सीजन हमारा होता है अनुचुंबकीय, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल हमारा लौह चुंबकीय होता है। कैसा होता है सर, ये तो लौह चुंबकीय हो जाएगा, यानी कि बिस्मथ ही तो बचा ना बच्चों, जो कि प्रति चुंबकीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला
नंबर सवाल 74 नंबर सवाल है। बताओ बच्चों ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? ध्रुव प्रबलता तथा दो ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल जो कहलाता है वो चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। 74 का बी हो जाएगा। चलो 75 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। बताओ बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया गया है किसमें? धारामापी में, वोल्टमीटर में, विद्युत मीटर में या फिर जनित्र में? 75 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा? यह होता है जनित्र में बच्चों। किसे? जिसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, याद रखना, जिसे डायनेमो भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम प्राप्त होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिणाम प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा? 76 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। वो होता है किससे? फैराडे के नियम से। किसके नियम से बच्चों? फैराडे के नियम से। लेकिन बच्चा पार्टी एक चीज और भी याद रखोगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किससे प्राप्त होगी? यहां तो परिणाम प्राप्त हुआ ना, अगर दिशा पूछे तब आप लेंज के नियम से लगाओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 77 नंबर सवाल देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है बच्चों, वो डायनेमो होता है, जिसे हम लोग जनित्र भी बोलते हैं। जनरेटर वही हुआ। उसके बाद अगर इसका उल्टा होता, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते, तो वो मोटर हो जाता। बच्चा पार्टी ये भी ध्यान में रखोगे। अभी का तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। बच्चों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो यार, मजा नहीं आ रहा है। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे तैयार भी रहिएगा। चलो 78 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है वाटहीन धारा में शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई बराबर क्या होता है? इसके लिए ये तभी होता है जब कोस फाई का मान 0 हो, यानी कि बच्चों कोस फाई बराबर 0 हो, या फिर फाई बराबर क्या होना चाहिए? पाई बटा 2 होना चाहिए। याद रखना ये भी आ सकता है। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2 नंबर में वाटहीन धारा पूछता है। चलो ये रहा, प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा का मापन होता है तप्त तार एमीटर के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का मापन बच्चों किसके द्वारा? तप्त तार एमीटर के द्वारा होता है। 79 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 80 नंबर सवाल है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति श्रेणी लगभग कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति श्रेणी लगभग में कितनी होगी? 80 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित हो सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये ध्रुवित हो सकती है। 81 नंबर सवाल का जवाब कहेंगे कि सर सी हो जाएगा। चलो 82 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? ये तो आसान सा सवाल है भैया, जल्दी से बता दो। ई समानुपाती क्या होता है सर? ई समानुपाती लिखना पड़ेगा ना, कौन सा भी होता है ना, यहां से अगर करते हैं तो ई बराबर क्या होता है सर? हम निकाल ले ना एच म्यू, यानी कि एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट है, यानी कि ये किसके बच्चों? आवृत्ति के समानुपाती है। देख लो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 83 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 83 नंबर सवाल है, अपवर्तनांक की क्या इकाई है सर? मीटर नहीं होता, डायोप्टर नहीं होता, रेडियन नहीं होता है, इनमें से कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि कभी सुने हो कि अपवर्तनांक का इकाई बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन आपको फंसाने के लिए देख रहे हो ना, एग्जाम में एकदम किसी भी तरह से आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन फंसना नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग तेज स्टूडेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 84 नंबर सवाल देखो, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है किसमें सर? निर्वात में। प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है निर्वात में। कोष में बच्चों, निर्वात में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखो, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर बच्चों? 1 के बराबर है, यानी कि m बराबर कितना होता है? 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 86 नंबर सवाल, और ये रहा आपके सामने प्रश्न। बताओ बच्चों, देखो पूछा जा रहा है मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब तो नहीं समझे सर, ये मायोपिया कहां से आ गया? बच्चा पार्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस लगा लेंगे। करेक्ट हो जाएगा बच्चों, एकदम पढ़ने के बाद आसान हो जाता है। चलो 87 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों। ये रहा प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
परावर्तन तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान कैसा होता है। बच्चों आपसे 2 नंबर में पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा ना बच्चों, एकदम लिख देना कि ये प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यही वाला तो है ना बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब घटित होता है जब आपतन कोण का मान किससे, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। 87 का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 88 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये तो सर आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये तो सर 10th में भी पढ़े हैं फिजिक्स में कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसके आधी होती है। बच्चा पार्टी बताओ, एफ बराबर क्या पढ़े है सर, एफ बराबर r/2 पढ़े है। यानी कि देखो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बच्चों यहां से अगर r निकाले तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। अगर देखो अगर फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है। यानी कि बच्चों अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो तो फोकस दूरी का 2 गुना है, क्योंकि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r पूछा गया। तो r बराबर क्या होता है सर, r बराबर तो 2f दिया गया है, यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम तो सर वायु का होता है, और सबसे ज्यादा किसका, हीरा का होता है। वायु का कितना होता है, 1.0003 होता है, और हीरा का 2 कितना होता है सर, 2.42 होता है। ये हीरा के लिए सबसे अधिक होता है और ये वायु के लिए सबसे कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर सवाल देखो, पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक के संयोजन से क्या बनता है। बच्चों ये पी एन जंक्शन डायोड वाला पढ़े हो ना, यानी कि ये डायोड में आता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार है। लॉजिक गेट बच्चों, लॉजिक यानी कि बेसिक गेट जो पढ़े हो आप लोग, जल्दी से बताओ बेसिक गेट कौन कौन सा होता है। जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी चैट कर दो। सर एक होता है एंड गेट, उसके बाद होता है और गेट, उसके बाद होता है नोट गेट। इसी में से तो कोई मिलेगा ना, तो एंड हमारा मिल रहा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी 93 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 93 नंबर सवाल है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। बहुत सारे बच्चे त्वरित लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है, ये अवमंदित होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सर 25 सेंटीमीटर होती है। अगर दूर बिंदु होता तो अनंत लगाते, लेकिन नहीं, हमारा तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है। देखो इंद्रधनुष का निर्माण हम लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसका नाम वर्ण विक्षेपण है। चलो आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। यहाँ बच्चा पार्टी समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे तरंग दैर्ध्य नहीं पूछा है। अगर तरंग दैर्ध्य पूछता तो हम लाल लगा देते, एकदम लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो अपवर्तनांक है जो कि बैगनी का अधिक होता है। सही आंसर भी होगा 96 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 97 नंबर सवाल है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है कौन सा सर, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि विवर्तन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल है, चांदी का कार्यफलन कितना होता है। देखो बच्चा पार्टी चांदी का पूछा गया है, कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, तो चांदी का होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चा पार्टी बुक में देख के पढ़ना है, ऐसे गैस पेपर में गलत दिया रहता है। आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर सवाल देखो, सबसे अधिक कार्यफलन किसका होता है। देखो अगर सबसे कम पूछे तो हम लोग लगाते हैं सीजीएम का। सबसे कम होता है सीजीएम का, कितना होता है सर, वो हमारा 2.14 होता है। और सबसे अधिक बच्चों याद रखना, अगर सबसे अधिक हो वो हमारा प्लेटिनम होता है। कौन सा सर, प्लेटिनम होता है, जिसका कि कितना होता है बच्चों 5.65 होता है। ऐसे करके तो हमारा सबसे अधिक जो होगा वो प्लेटिनम में होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, बता दो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है। सर 1 होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है सर, 1 होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों
आज के क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के पूरे 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसलिए इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चा पार्टी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बुक वाला भी था, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कभी कभी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग सभी जगह से सतर्क रहेंगे, एकदम सावधान रहेंगे और फुल तैयारी के साथ एग्जाम में जाएंगे बच्चों, क्योंकि आपका ही जो पढ़ाई होगा वही तो एग्जाम में लिखोगे ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए सारे बच्चे खूब मेहनत करना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। और हाँ बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे विद्यान सर्च करके वहां पे ज्वाइन भी हो जाना, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।